साथियों, एक बार फिर सभी का स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। आज हम लोग एक विशेष विषय पर बात करेंगे। यहाँ पर दल बदल विरोधी कानून, आपने नाम सुना होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें संविधान में ये कानून जो है लिखना पड़ा, लेके आना पड़ा, और इसको लाने से फ़ायदा क्या हुआ उसको भी देखेंगे। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या विचार है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कोई दखल अंदाजी की, उसको भी हम लोग देखेंगे। 1993-92 का बहुत महत्वपूर्ण वो केस है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आप सारी चीज़ें जो हैं समझ पाएंगे। और साथियों, मैं वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे मित्र चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त कर पाएँ। और साथ ही साथ शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों को ताकि वो लोग भी वीडियो को देख पाएँ। और दोस्तों, दल बदल विरोधी कानून के बारे में हम लोग बात करते हैं। 1960 के दशक में ये दल बदलने की जो प्रक्रिया है बहुत तेज़ी से फैली। दो पार्टियां हैं, एक पार्टी की सरकार बन रही है, दूसरी पार्टी की कुछ सीटों से सरकार नहीं बन पाई, वो विपक्ष में है। इसमें क्या हुआ कि जो दूसरी पार्टी है वो अपनी सरकार बनाने के लिए सरकार बनी हुई पार्टी के किसी सदस्य को लालच देगा कि आप आइए, हम आपको फला मंत्री बना देंगे, फला मंत्रालय दे देंगे। वो सदस्य भी लालच में आ गया और जिस दल से वो चुनाव जीता उसको छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो गया। ये प्रक्रिया बहुत तेज से चलने लगी। एक बार तो ऐसा हुआ, कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के हरियाणा के एक विधायक हैं गयालाल, हरियाणा के एक विधायक गयालाल, इन्होंने तो हद ही कर दिया। इन्होंने क्या किया, एक दिन में 3 पार्टियां बदल दी। पहले तो ये कांग्रेस में थे, पलवल जिले के किसी विधानसभा से थे, कांग्रेस से शामिल हो गए जनता दल में। जनता दल में शामिल होने के थोड़ी देर बाद फिर से कांग्रेस में आ गए, यानी पहले कांग्रेस में, फिर जनता दल में, फिर थोड़ी देर बाद कांग्रेस में आ गए। कुछ हृदय परिवर्तन हुआ। फिर अभी आए हुए मतलब 7-8 घंटे ही हुए थे कि फिर ये कांग्रेस से जनता दल में चले गए। अंततः फिर हृदय परिवर्तन हुआ और फिर जाकर ये कांग्रेस में आए। तो एक ही दिन में इन्होंने 3 पार्टियां बदल दी। हालांकि 2 ही पार्टी में आते जाते रहे, लेकिन कई बार ये परिवर्तन हुआ। और इस परिवर्तन के साथ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कांग्रेस का, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि गयाराम अब आ गए हैं। तो एक तरह से ये मुहावरा बहुत तेज चलने लगा, बहुत प्रचलित हुआ कि आया राम गया राम। ये भारतीय राजनीति में इस दल बदल के लिए ही बहुत प्रसिद्ध मुहावरा था। 1985 में राजीव गांधी की सरकार बनी थी। सरकार तो पहले बनी थी, लेकिन 1985 में क्या हुआ, राजीव गांधी की सरकार ने ये दल बदल विरोधी कानून जो है इसको इन्होंने लेकर आने की कोशिश की और लेके आए भी। अब इसमें क्या प्रावधान किए गए उसको यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, किसी भी सदन में, देखिए एक बात तो ये दल बदल विरोधी कानून जो है वो संसद के या फिर सदन के सदस्य पर लागू होगा। जो सदन का सदस्य नहीं है, यानी जो विधायक नहीं, जो सांसद नहीं है, उसके ऊपर लागू नहीं होगा। वो अगर दल परिवर्तन करता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दल परिवर्तन करने के बाद जब ये कानून लगता है तो वही सदन की सदस्यता ही तो समाप्त की जाती है। और अगर वो सदन का सदस्य ही नहीं है तो फिर क्या समाप्त करना है, वो किसी भी दल में चला जाए। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, सदन में क्या होते हैं, 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक तो किसी दल से जीते हुए होते हैं, ये दल के सदस्य हो गए। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। एक तो साथियों दल का सदस्य हो गया। दूसरा, आप अपने क्षेत्र में चुनाव जब होता होगा तो आप देखते होंगे कि बहुत से लोग निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, किसी दल से संबंधित नहीं होते, किसी भी दल से संबंधित नहीं होते। जैसे देखिए, सदन है, सदन में दोस्तों, सदन में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? कोई सदन है, इसमें 3 तरह के सदस्य हो जाते हैं। जैसे एक तो
सदन का जो है दल का सदस्य होता है। आप जब चुनाव में वोट देते हैं तो किसी दल का कोई उम्मीदवार खड़ा होता है, जैसे मान लेते हैं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, किसी भी दल का एक सदस्य होगा और बहुत सारे उम्मीदवार खड़े होते हैं हर दल से अलग अलग। एक तो दल का सदस्य हो गया, साथ ही साथ आप जब चुनाव होता है तो निर्दलीय उम्मीदवारों का भी नाम आप सुनते होंगे कि फला व्यक्ति ये निर्दलीय यानी किसी दल से संबंधित नहीं है, ये निर्दलीय सदस्य है, वो भी चुनाव लड़ते हैं। तीसरा सदन में क्या होते हैं, तीसरा होते हैं मनोनीत सदस्य। ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब इन तीनों पर कानून लागू होगा। एक चीज तो देखिए, जो दल के सदस्य होते हैं, जो किसी पार्टी के सदस्य होते हैं, वो दोहरी सदस्यता प्राप्त करते हैं। पहली बात तो वो दल के सदस्य होते हैं और साथ ही साथ वो सदन के सदस्य भी हैं, सदन के सदस्य। अब इनकी सदस्यता समाप्त कैसे होगी, तो पहला कंडीशन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अगर कोई दल का सदस्य है, किसी पार्टी का सदस्य है, तो वो क्या करेगा, अगर वो अपनी पार्टी से स्वतः खुद अपने मन से अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दे, अपनी पार्टी का दल जो है अपने दल को छोड़ दे, तो वहाँ पर क्या होगा, वो उसकी दल की सदस्यता तो गई, यानी वो दल से हटा, यानी पार्टी की सदस्यता तो उसकी चली गई, साथ ही साथ वो जिस सदन का सदस्य है, चाहे वो लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, विधानसभा, विधान परिषद, किसी भी सदन का सदस्य हो, उस सदन से उसकी सदस्यता चली जाएगी। यानी अब वो विधायक नहीं रहेगा अगर वो अपनी पार्टी का क्या करे, सदस्यता त्याग दे। दूसरी बात, वो पार्टी के निर्देशों को न माने। यानी देखिए, जब संसद में या सदन में, किसी भी सदन में जब कोई बिल पेश होता है तो एक पार्टी का एक मंडल होता है और मंडल वो तय करता है कि हमें इस बिल के समर्थन में जाना है, वोट देना है, या बिल के विपक्ष में वोट देना है। तो पार्टी के मुखिया तय करते हैं, पूरी पार्टी मिलकर। अगर उस पार्टी के निर्देशों को वो सदस्य न माने, यानी अगर पार्टी ने कहा कि फला बिल के विपक्ष में वोट करना है और कोई सदस्य विपक्ष में ना करके उसके पक्ष में वोट कर देता है, वोट करता है, तो वहाँ पर उस पर दल बदल विरोधी कानून लागू होगा। दूसरी कंडीशन, और ये एक खास बात, ये चीज़ सदन के अंदर लागू होगी, उसकी सदस्यता समाप्त होने की। अगर वो सदन के अंदर वोट नहीं करता है तब ये जो है दल बदल विरोधी कानून लागू होगा। अगर वो सदन के बाहर पार्टी के विपरीत कोई गतिविधि करता है तो वहाँ पर ये कानून लागू नहीं होगा। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये दल के सदस्यों के बारे में हमने बात किया, जो पार्टी के सदस्य हैं। और दूसरा हमने कहा था कि निर्दलीय सदस्य बहुत सारे होते हैं, यानी वो किसी पार्टी से संबंधित नहीं होते। अब इनकी सदस्यता कैसे जाएगी, अगर ये चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी में शामिल हो गए, किसी दल में शामिल हो गए, तो इनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, तब इनके ऊपर ये कानून लागू हो जाएगा। इनकी सदस्यता समाप्त होगी कब, अगर ये किसी पार्टी में शामिल हो गए चुनाव जीतने के बाद, सदन के सदस्य बनने के बाद, तब ये सदन के सदस्य नहीं रह जाएंगे। तीसरी एक और बात जो मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति राज्यपाल महोदय के द्वारा ये मनोनीत होते हैं, इनके ऊपर क्या कंडीशन है, जब ये मनोनीत होते हैं तो 6 महीने के भीतर अगर ये किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिए तब तो ठीक है। किसी पार्टी की सदस्यता अगर ग्रहण कर लिए तब तो ठीक है, लेकिन अगर 6 महीने के बाद ये किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं, इनका भी काम खत्म हो जाएगा, सदस्यता इनकी खत्म। ये तीनों सदस्यों के बारे में हमने बताया। अब अपवाद देखिए क्या है, किनकी सदस्यता नहीं समाप्त होगी, इसको भी यहाँ देखिए। आप सदन में एक पीठासीन अधिकारी को देखते होंगे, स्पीकर लोकसभा में होता है,
लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति होता है, विधानसभा में स्पीकर होते हैं, उनके ऊपर भी क्या ये कानून लागू होगा? अपवाद देखिए क्या क्या है, बहुत सारे अपवाद हैं। देखिए अपवाद में ये स्पीकर यानी कोई पीठासीन अधिकारी हो, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, सभापति, उपसभापति, इनको सदन में ये सबसे ऊंचे होते हैं, ऊंचा माना जाता है, सबसे बड़ा माना जाता है। ये किसी भी पार्टी से ऊपर उठकर इनको काम करना होता है, निष्पक्ष रूप से काम करेंगे, तभी जाकर ये पक्ष और विपक्ष को संतुलित कर पाएंगे। तो इसलिए अगर जो स्पीकर है साथियों, वो क्या करता है, अब देखिए वो दल का सदस्य तो है ही, लेकिन अब वो उस पद पर बैठा है जहां पर वो अपने दल का एक तरह से सपोर्ट करने से बचेगा, उसको निष्पक्ष वहां पर देखना पड़ेगा। तो जब कोई बिल है, उस बिल पर वो बिल टाई हो गया, यानी पक्ष विपक्ष दोनों में बराबर मत मिले हैं, तब ये स्पीकर का मत जो है वहां पर महत्वपूर्ण होता है। वो पक्ष में भी जा सकता है, विपक्ष में भी जा सकता है। अब देखिए पक्ष में जाने के लिए, अब तो ये सदस्य है जीती हुई पार्टी का, तो ये यस कर सकता है या फिर नो कर सकता है। तो अगर ये नो कर दिया तो इसकी सदस्यता चली जानी चाहिए सदन की, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये अपवाद है। इसकी सदस्यता नहीं जाएगी, स्पीकर की सदस्यता नहीं जाएगी, वो किसी भी पक्ष में मत कर सकता है। वो इन सब से ऊपर रखा गया दल विरोधी कानून से, दल बदल विरोधी कानून से। दूसरा एक और अपवाद है, अगर किसी सदस्य को, कोई सदन का सदस्य है प्लस पार्टी का भी सदस्य है, अगर उस सदस्य को पार्टी ने निकाल दिया है तब इसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। अगर ये स्वतः छोड़ दिया पार्टी, तब इसकी सदन की भी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन अगर पार्टी ने इसे निष्कासित कर दिया है तब इसकी सदस्यता नहीं जाएगी, ये सदन का सदस्य बना रहेगा और इस पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। समझ गए आप? ये सदन का सदस्य बना रहेगा। दोस्तों तीसरी बात अगर हम लोग करें, तीसरी बात यहां पर इसमें क्या होगा, अगर किसी पार्टी के 2/3 यानी 2/3 सदस्य, एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, ये बहुत बड़ा बहुमत है, अगर उस पार्टी के 2/3 सदस्य क्या करते हैं, किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो गए, 2/3 सदस्य अगर शामिल हो गए किसी दूसरे पार्टी में, या फिर इन्होंने क्या कर लिया, नई पार्टी बना लिया, 2/3 सदस्य, तब इनके ऊपर लागू नहीं होगा, तब इनके ऊपर दल बदल विरोधी कानून नहीं लागू होगा अगर 2/3 सदस्य निकल जाते हैं। जैसा कि आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार बनी हुई थी, लेकिन शिवसेना पार्टी एक तरह से 2 भागों में बंट गई, लेकिन 2/3 सदस्य अगर साथ में हैं तो आपको दल बदल विरोधी कानून से डरने की आवश्यकता नहीं है, और ये एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है। ये तीसरा अपवाद हो गया। अब हम लोग बात करते हैं वो महत्वपूर्ण केस। 1985 में दल बदल विरोधी कानून के साथ साथ इसके आलोचक बहुत पैदा हुए। लोगों का कहना क्या था, आलोचकों का, कि जो पार्टी का मुखिया है अगर वो सांसद विधायकों को निर्देश दे रहा है और अगर वो निर्देश पर काम नहीं कर रहे हैं तो उनको निकाल दिया जाएगा। ये कानून किस प्रकार का है? ये तो अनुच्छेद 105, 194 के तहत सांसदों और विधायकों को मिले विशेषाधिकार के विरोध में है। तो इस प्रकार से यह व्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ चली जाएगी? अनुच्छेद 19(1) के तहत जो आम लोगों को विशेषाधिकार, जो आम लोगों की स्वतंत्रता है, उसमें कई प्रतिबंध भी हैं जो सांसदों विधायकों के ऊपर नहीं है। ये तो सीधे संविधान के मूलभूत ढांचे पर ही हमला है। लोकतंत्र का अर्थ होता है कि उसमें बहस हो, अपना पक्ष रखा जाए या फिर शांति से बैठा जाए। ये लोकतंत्र है कि लोकतंत्र का सत्यानाश है ये कानून। ये बहुत सारे विचार वहाँ पर पैदा हुए और इसके बाद क्या हुआ, एक महत्वपूर्ण केस आता है। दल बदल विरोधी कानून पर अंतिम निर्णय स्पीकर लेगा
और स्पीकर कहीं ना कहीं किसी पार्टी की तरफ झुका होता है, जिस पार्टी का वो सदस्य है वहाँ पर वो झुका रहेगा। और साथ ही साथ ये जो कानून है दल बदल विरोधी कानून, ये 10वीं अनुसूची में है, इस पर न्यायिक पुनरावलोकन भी नहीं हो सकता, न्यायालय भी कुछ नहीं करेगी। तो इससे प्रॉब्लम जरूर होगी, स्पीकर अपनी मनमानी करना शुरू कर देगा। फिर क्या हुआ, 1992 में होतो हलोहान केस आया, उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई उसको यहाँ पर हम लोग समझते हैं। होतो हलोहान केस में एक बड़ा विवाद ये हुआ कि कहा गया है कि दल बदल संबंधित कोई प्रार्थना पत्र है उस पर निर्णय लेगा स्पीकर। अब स्पीकर का 5 साल तक मन ही नहीं कर रहा है कि कोई निर्णय ले, तब तक तो पूरा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी विधायक सांसद का जो दल बदल संबंधित समस्या है उस पर निर्णय लेगा स्पीकर, ठीक है, लेकिन उस निर्णय का पुनरावलोकन कर सकता है न्यायालय, यानी उस पर न्यायिक समीक्षा कर सकता है कि ये निर्णय सही है या गलत। अब इसमें क्या हुआ कि जो बात कही गई है 10वीं अनुसूची में कि न्यायालय इस पर पुनरावलोकन नहीं कर सकती, स्पीकर के किसी भी कार्य में, स्पीकर के कार्य में न्यायालय में वो उत्तरदायी नहीं होगा, तो ये तो 10वीं अनुसूची का उल्लंघन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही वहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो स्पीकर है उसके 2 कार्य हैं। 122 अनुच्छेद 122 के तहत क्या है, स्पीकर के जो हैं कार्य वो 2 हैं। एक तो प्रक्रियात्मक है, यानी सदन में किस प्रकार की प्रक्रिया रहेगी, यानी कब शून्यकाल, कब प्रश्नकाल, कब भोजन काल, प्रक्रिया क्या है, एक काम तो ये है। दूसरा, ये दल बदल का निर्णय जो है ये न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। जो प्रक्रियात्मक यह अधिकार है इस पर न्यायालय कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर रही है, वो उनका काम है वो करे। लेकिन ये जो दल बदल का ये निर्णय है ये एक अर्ध न्यायिक कार्य है और हर न्यायिक प्रक्रिया का पुनरावलोकन सुप्रीम कोर्ट कर सकता है या उच्च न्यायालय करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा, यानी इसका भी समीक्षा जो है ये उच्च न्यायालय कर सकता है। तो अब अंतिम रूप से क्या हुआ, अंतिम रूप से दल बदल संबंधित किसी भी निर्णय को कोर्ट जो है वो क्या कर सकता है, समीक्षा कर सकता है। तो इस प्रकार से ये दल बदल विरोधी कानून के जो प्रावधान थे उसको यहाँ पर हमने चर्चे में लेकर आया और हम लोगों ने बात भी किया और आपको समझ में भी आया होगा एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है। और बहुत बार ये उठता रहता है हर राज्य में, लेकिन अगर किसी, देखिए एक बात और है, अगर किसी पार्टी में मान लेते हैं एक ही सदस्य है, ऐसा कई बार हुआ है, जैसे आज हम बात कर लें उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी है, उसका सिर्फ एक ही सदस्य विधानसभा में है। अब वो सदस्य चाहे जहाँ जिस दल में चाहे वो जा सकता है, क्योंकि वो खुद ही 100% है, अकेले है, 100% है। तो 100%, 2/3 ही नहीं जा सकते ना, लेकिन अगर 100% ही चला जाए तो फिर क्या दल बदल विरोधी कानून लगेगा। तो इस तरह की समस्या होती है और इस तरह के फायदे भी होते हैं। जैसे राजस्थान में 6 विधायक थे बहुजन समाजवादी पार्टी के, 6 के 6 कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस दल की सदस्यता ले ली। अब यहाँ पर उनकी सदस्यता नहीं जाएगी क्योंकि 6 के 6 चले गए, 2/3 यानी 4 ही जाते तो भी नहीं जाती, लेकिन 6 यानी 100% चले गए, तो कहाँ से दल बदल विरोधी कानून लगेगा। तो दल बदल विरोधी कानून पर विवाद भी बहुत सारे हैं, आलोचनाएं भी बहुत सारी हैं और इसके फायदे भी हैं। क्योंकि देखिए कोई सदस्य उम्मीदवार किसी क्षेत्र से जब खड़ा होता है तो वो क्या होता है दोस्तों, आप देखेंगे कि अब आप अपने क्षेत्र में किसी पार्टी का उम्मीदवार है, उसका नाम भी मत जानिए, लेकिन उसको फिर भी 50% वोट मिल जाते हैं। क्यों?
क्योंकि वो उस दल का उम्मीदवार है, उस दल का एक सदस्य है, तो उसको, उस व्यक्ति को कोई ना जानता हो, लेकिन फिर भी उसको वोट मिल जाते हैं लगभग 50% से ऊपर। तो यहाँ पर अगर उस दल से वो व्यक्ति जीत कर जाता है और बाद में जाकर वो परिवर्तित हो जाता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो नैतिक कर्तव्य है, नैतिकता है, उस पर ठेस पहुँचती है। तो इसलिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया सरकार में स्थायित्व बनाने के लिए भी, और ये प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो लालच में, एक मंत्री पद के लालच में क्या है कि लोग इधर से उधर घूमते रहेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे। तो इसको लाना भी ज़रूरी था और ये आया भी, और आपको समझ में भी आया होगा। दोस्तों, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिए वीडियो को, और लाइक ज़रूर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।